ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਬਡਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान जी, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल जी, द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र जालंधर के सहयोग से जी, हमने भारत सरकार कृषि मंत्रालय की स्कीम है SC/SP कार्यक्रम शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान, ओके, इसके तहत हमने अनुसूचित जाति के किसानों के खेतों पर जी, गेहूं के अग्रिम पंक्ति गेहूं के प्रदर्शन आयोजित किए हैं, जी, जिनमें हमने नई प्रजातियां DBW 187 जी, और DBW 303 इनका अनुसूचित जाति के किसानों पे प्रदर्शन किया है। जी, इसका मेन मकसद ये है कि भारत सरकार की इस स्कीम का गरीब तबके तक इसका लाभ पहुँचे जी, और शेड्यूल्ड कास्ट किसानों के खेतों में हम वो प्रदर्शन दिखाकर गांव के अन्य किसानों का और आस पड़ोस के किसानों को दिखाना चाहते हैं कि ये प्रजाति कितना पैदावार देती है। उसको देखकर दूसरे किसान भी उसको अडॉप्ट करें, उसको ग्रहण करें और ये प्रजाति जो नई प्रजातियां हमारी हमारे ज़िले जो जैसे फॉर एग्जांपल जालंधर ज़िले के किसान हैं, यहाँ हर गांव के हर एक किसान तक ये नई ज़्यादा उपज देने वाली प्रजातियां पहुँचे, ये हमारा मकसद है। इस साल इस सीजन में जो आपने प्रजातियों का नाम लिया है, बीजों का उन्होंने समूह कबड्डी ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰਵਾਲੀਆ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾ, ਮੱਖਣ ਡੀਪੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਪੱਡਤੀ व ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ श्रद्धांजलि देने लिए पहुंचे हुए। सरकार ने इन जिलों को चिन्हित किया, जैसे जालंधर का नाम उन चिन्हित जिलों में है, तो हम डॉक्टर संजीव कुमार कटारिया और इनकी टीम के आभारी हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे से प्रदर्शन आपके जालंधर ज़िले में लगाए हुए हैं और पूरा मन से और लगन से कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपने भी देखा है खेतों में, मैं किसानों से मिला हूं, वो बहुत खुश हैं। इनका जो ग्रोथ देख के, इनकी जो एक स्टेज है खेत में, किसान बहुत उत्साहित है कि इतना बीज अच्छा हमें लेकर आए। और मैं कृषि विज्ञान केंद्र का भी इसमें आभारी हूं कि डॉक्टर संजीव कुमार कटारिया और उनकी टीम ने हमें इन किसानों से मिलाने का काम किया है। आज हमने एक प्रक्षेत्र दिवस बंडाला गांव में अनुसूचित जाति के किसान पे मनाया है और बहुत से किसान वहां शामिल हुए, बहुत अच्छा लगा। हमें उम्मीद है ये जो किस्म है DBW 187 और 303 ये किसान को अच्छी पैदावार देंगी और उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाने में मदद करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आपका क्या नाम है और आपके संस्थान के बारे में बताइए। सत श्री अकाल किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अनिल खिप्पल, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल से प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ। किसान भाइयों, एक्चुअली जो प्रोग्राम अभी डॉक्टर साहब ने मेरे जो वरिष्ठ साथी डॉक्टर सत्यवीर जी ने जो बताया है, उसी प्रोग्राम के तहत हमने 2 दिन की एक कार्यशाला किसान और वैज्ञानिक संवाद कार्यशाला का आयोजन किया कृषि विज्ञान केंद्र नूर महल के साथ मिलकर के। मकसद सिर्फ यही था कि किसान भाई डायरेक्ट सीधे साइंटिस्ट से बात करें, वैज्ञानिकों से बात करें, जो प्रॉब्लम उनको इस प्रदर्शन को करने में आई हैं, गेहूं की खेती में आई हैं, ताकि वो अपनी सारी समस्याएं हमसे साझा करें और उन समस्याओं का हम समाधान कर सके। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए हमने 25 और 26 तारीख को इस कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में काफ़ी किसानों ने, कम से कम 200-250 किसानों ने भाग लिया और जो उनकी मुख्य समस्याएं जो मेरे सामने आई, एक तो सबसे बड़ी समस्या उन्होंने बताई डॉक्टर साहब कि हमारे खेतों में मंडूसी की बड़ी भारी समस्या है। गुल्ली डंडा, बिल्कुल ठीक बात है। गुल्ली डंडा की बड़ी भारी समस्या है, इसे हम कैसे निदान पाए।
तो मैंने उनको बताया कि आज के दिन हमारी रिकमेंडेशन है, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान की तरफ से एक रिकमेंडेशन है किसानों के लिए कि जब भी हम बिजाई करते हैं गेहूं की, बिजाई के तुरंत बाद एक पायरोक्सासल्फोन नाम का एक केमिकल आता है, जो ट्रेड नेम अलग अलग है, अक्वीरा के नाम के, जीवड़ा के नाम से, मोमोजी के नाम से, उसकी 60 ग्राम के आसपास उसकी डोज प्रति एकड़, ध्यान रखना है, डोज कितनी है, 60 ग्राम प्रति एकड़ रिकमेंड करते हैं। साथ में उसके हम कहते हैं भाई कम से कम 1.25 से 1.5 लीटर पेंडिमिथिलिन सो स्टॉम्प होती है, उसकी मिक्सिंग करके बिजाई के तुरंत बाद उसका स्प्रे कीजिए। अगर आप किसान भाई इसका स्प्रे कर देंगे, उसके बाद जो ये आप गुल्ली डंडा की समस्या, ये समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल समाधान हो जाएगा इसका। लेकिन किसान भाई गलती क्या करते हैं, एक्चुअली हम इसको बोलते हैं प्री इमर्जेंस, पौधे के उगने से पहले स्प्रे करता। जब हम स्प्रे करते हैं, किसान भाई ध्यान देते नहीं, तो हम स्प्रे करते तो उसके ऊपर पैर रख देते हैं। पैर रखने के कारण क्या होता है कि जहाँ भी हमने दवाई स्प्रे की है, वहाँ से वो दवाई की जो लेयर बनी है वो लेयर हट जाती है, फिर वहाँ से गुल्ली डंडा बाहर आ जाता है। तो स्प्रे करते वक्त किसान भाई ने ये ध्यान देना है कि स्प्रे करने के बाद पैर स्प्रे के ऊपर नहीं आए। अगर वो ऐसे स्प्रे करता है तो गुल्ली डंडा का समाधान 100% है। कई बार कई समस्याएं आ जाती हैं, जैसे समस्या आ गई, मान लिया हमारे पास उस वक्त केमिकल नहीं मिला मार्केट में, तो हम किसान भाइयों कहते हैं चलो कोई बात नहीं भाई, समस्या है, आप 20 दिन के बाद, क्योंकि फ्लैरिश माइनर बाद में भी आता है, तो गुल्ली डंडा बाद में भी आता है, 20 दिन के बाद जो रिकमेंडेशन मैंने पहले बताई है आपको, किराया जीडवा या मोमोजी की 60 ग्राम प्रति एकड़, आप उसका स्प्रे कीजिएगा। स्प्रे करने के तुरंत बाद ध्यान रखना कि 1 दिन के बाद उसमें पानी जरूर दे, क्योंकि जो ये दवाई है रूट से, जड़ से काम करती है, फोलिएज में काम नहीं करती। कई बार जैसे ना हम क्लोडीना की बात करते हैं, मतलब वो उग जाती है, जब उसके ऊपर डालते हैं पत्तों पे वो जब मर जाती है। तो यह जो दवाई बता रही है रूट से काम करती है, तो ध्यान रखना है 20 दिन के आसपास आप अगर स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के बाद नेक्स्ट डे आपने पानी ज़रूर देना है। जो दूसरी समस्या किसान भाइयों की आई गुल्ली डंडा के बाद, उन्होंने कहा मेरे को, डॉक्टर साहब हम ना 187 जो लगाई है इसकी हाइट ज़्यादा है, और 1-2 किसान ने कहा हमारी गिर भी जाती है। बिल्कुल ठीक उनकी समस्या है। हालांकि जब भी हम इस बीज को सप्लाई कहीं भी करते हैं 187 की, तो साथ में एक पैकेज देते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं, क्योंकि ये अगेती बिजाई के लिए, अगेती का बोलते हैं 25 अक्टूबर के आसपास हमने इसकी बिजाई कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी हाई यील्डिंग वाली किस्म है। तो अगेती बिजाई के लिए इसकी हमने रिकमेंडेशन की है, इसकी हाइट ज़्यादा है, तो हम कहते हैं इसमें 2 स्प्रे क्लोरमिट क्लोराइड होती है जो लियोसिन के नाम से 2 ml पर लीटर वाटर, डोज का ध्यान रखना 2 ml पर लीटर वाटर, और उसके साथ एक फोलिकोर केमिकल आता है, वो इंसेक्टिसाइड है डॉक्टर साहब, ठीक है ना। उस इंसेक्टिसाइड को हम डाल देते हैं, फोलिकोर 1 ml पर लीटर वाटर, उन दोनों को मिला करके हमने 2 स्प्रे करने होते हैं, जिसकी हमने सिफारिश की हुई है। एक तो 45 दिन के आसपास, और एक फ्लैग लीफ बोलते हैं, फ्लैग लीफ को क्या बोलते हैं अपने यहाँ पर, झंडा पत्ता। जो झंडा पत्ता है उस पर ये 2 स्प्रे कर दोगे तो जो आपकी हाइट है वो कम से कम 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तक कम रह जाती है। तो लोजिंग की समस्या है, उसका समाधान हो जाएगा। तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखिए, कल जो संवाद कार्यक्रम था उसमें हमने डिस्कस किया इस बात की। उसके बाद फिर तीसरी बात जो आई वो आई सुपर सीडर के बारे में, हैप्पी सीडर के बारे में, रोटोवेटर के बारे में, ज्ञान विधि के बारे में। किसानों के अपने अलग अलग तरीके हैं। देखिए दोस्तों, मैं सभी किसान भाइयों से यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हम बड़ी मुश्किल से लाइन सोइंग पे आए हैं, तो ये ज्ञान विधि इसको छोड़ दीजिएगा। अगर हम लाइन सोइंग करेंगे तो लाइन सोइंग के अलग ही फायदे हैं। सबसे पहली बात तो लोजिंग कम होगी, हवा प्रॉपर पास होगी, उसके अंदर बीमारी कम लगेंगी, उसके अंदर कीड़े कम लगेंगे। तो लाइन सोइंग को प्रमोट करना है हमने, ये ज्ञान विधि ब्रॉडकास्टिंग विधि को नहीं लेके आना है दोबारा से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर सुपर सीडर की आजकल अवेलेबिलिटी है, सुपर सीडर की अभी रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन फार्मर्स में ये मशीन काफ़ी प्रचलित है और रिजल्ट भी ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसमें भी एक फला है, एक ड्राबैक है। एक्चुअली ये भी रोटोवेटर बेस्ड ही है, ठीक है। रोटो ड्रिल है, जो हमारी जो रोटोवेटर था वो एक नीचे क्या करता है, तह एक बड़ी वो बना देता है, बड़ी पक्की वो, ताकि पानी नहीं पीता खेत उसमें। तो इस समस्या के समाधान के लिए होता क्या, कई बार मान लिया आप देखते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कई बार आप देखते हैं आपकी गेहूँ बिल्कुल पकाई पे है, मान लिया मार्च का आखिरी महीना है, तो उसी वक्त कई बार बारिश आ जाती है। अगर 187 की बात करें, 303 की बात करें, इनके जो 1000 ग्रेन वेट है वो बहुत ज़्यादा है, इनकी बालियाँ हैं उनमें दाने बहुत ज़्यादा हैं। बालियाँ लंबी और ज़्यादा होने के कारण दाने, तो वो वेट होता है बहुत ज़्यादा, वो गिर जाती है। सुपर सीडर में ये समस्या आ सकती है।
अभी हमने रिकमेंडेशन इसलिए नहीं की उसकी, हमारे ट्रायल चले हुए हैं, लेकिन हैप्पी सीडर पिछले 10 साल से हमने बहुत अच्छी तरह इसको चला के देखा है, उसके बड़े फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है हैप्पी सीडर का, जो हमारा क्या करता है ये हैप्पी सीडर की टेक्निक क्या है, जो आपका रेजिड्यू खासकर जैसे पराली वाला इलाका है आपका, धान गेहूँ वाला इलाका है आपका, तो पराली के तुरंत बाद, पराली जैसे हम हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद हैप्पी सीडर से सोइंग जब करते हैं तो जो सारी पराली है वो सारी सारी खेत के ऊपर रह जाती है। और ये प्रूवन फैक्ट है पिछले 50-100 साल का कि अगर हम पराली को खेत में मिलाते हैं उसकी बजाय पराली को खेत के ऊपर रखना बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। उसमें क्या फ़ायदा, सबसे पहले फ़ायदा तो आपके खेत का जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जैविक कार्बन है, वो बढ़ जाएगा। अमूमन आप पंजाब हरियाणा का देखिए, पहले 1 से ऊपर होता था हमारा ऑर्गेनिक कार्बन। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो हमारे पास कोई 0.2 है, कोई मतलब लो ऑर्गेनिक कार्बन है, ठीक है ना। अगर आप 5-7 साल अगर हैप्पी सीडर से बिजाई करते हैं, अगर रेजिड्यू को रिटेन करते हैं तो आपका ऑर्गेनिक कार्बन शरतिया बढ़ेगा ही। हमारे रिजल्ट कहते हैं, साइंस बोलती है, हमने करके देख लिया, ठीक है ना। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, जैसे अभी मैंने बात की क्लाइमेट चेंज के बारे में, आप देखिए 26, 27, 28 फरवरी के आसपास बिल्कुल ठंड थी, उसके तुरंत बाद एकदम टेम्परेचर शूट हुआ, तापमान बढ़ा, जहाँ भी ग्रेन फीलिंग थी, दूध या स्टेज थी, अगर एकदम तापमान बढ़ता है तो ग्रेन होता है, जो दाना है वो सिकुड़ जाता है। अगर आपने हैप्पी सीडर से बिजाई की है तो हैप्पी सीडर क्या करता है, जो पराली आपने रिटेन की है वो कम से कम 4 से 5 डिग्री तापमान कम कर देती है। तो स्लो मतलब टेम्परेचर कम होने के कारण जो दाना सिकुड़ता है वो दाना नहीं सिकुड़ेगा, बोल्ड दाना बनेगा, चमकदार दाना बनेगा और ज़्यादा पैदावार होगी। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, सभी गवर्नमेंट कहती है पानी की बड़ी भारी समस्या है। गेहूँ में अमूमन आप देखते हैं 5 से 6 पानी लग जाते हैं। अगर आपने हैप्पी सीडर से बिजाई की है तो आप देखेंगे आपकी कम से कम 1 से 2 इरिगेशन में आपका बचाव होता ही होता है। तो पानी की भी समस्या का जो समाधान है, पानी की समस्या को भी एड्रेस कर रहे हैं हम इससे। और फिर जब एकदम से बारिश, सडन बारिश, खासकर आप देखोगे पिछले 5-6 साल में 1-2 साल ऐसा आता है मार्च के महीने में कि एकदम से सडन बड़ी तेज़ बारिश आ जाती है। जहाँ भी सडन तेज़ बारिश आएगी, अगर आपने कन्वेंशनली आपने बिजाई कर रखी है तो वहाँ लॉजिंग होगी तो यील्ड आपकी कम आएगी। अगर आपने बिजाई कर रखी है हैप्पी सीडर के साथ, जितना भी बारिश आती है, जितना भी पानी होता है वो सारा का सारा खेत पी जाता है और हाँ सोख लेता है और वहाँ आपकी लॉजिंग नहीं होती। तो इस प्रकार फिर आपकी भट्टे चूल्हे की आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो मालामाल होंगे, किसान खुश होंगे तो देश खुशहाल होगा और देश खुशहाल होगा तो सभी खुशहाल होंगे। आपने बात की है 187 और 303 जो भी बीज यहाँ पंजाब में बोया गया है, उसका रिजल्ट कैसा दिख रहा है आपको? देखिए 187 को तो 2-3 साल हो चुके हैं हमारे, ठीक है ना। 303 लास्ट ईयर फार्मर्स फील्ड पे आ गई है। अगर आप जैसे हमने अपने ट्रायल किए हैं तो ये दोनों किस्में इतनी बेहतरीन हैं, इनमें डिजीज़ नहीं है, इनमें बीमारी नहीं है, इनमें मतलब कीड़े का जो प्रकोप है वो नहीं है। जहाँ तक पैदावार की बात है, अगर हम 187 की बात करें, जो हमने हार्वेस्ट की है, जो फार्मर से रिपोर्ट भी आई है हमारे पास, पंजाब से भी, हरियाणा से भी, वेस्टर्न यूपी से भी, ठीक है ना, वो अमूमन 70, 75, 65 से तो ऊपर सभी कैसे 70, 75, 80, 70 ऐसे फार्मर काफ़ी मिले हमें। बस शर्त ये है कि टाइम पे बिजाई हो, टाइम पे उस पर गुड़ाई हो, टाइम पे हर्बिसाइड का स्प्रे हो उसका, और टाइम पे फर्टिलाइजर। देखो एक तो कल फार्मर ने, आपने ध्यान दिया, एक फार्मर ने क्वेश्चन और पूछा था कल, वो ये था कि हम खाद कब डालें, समय क्या है। कुछ फार्मर आपने देखा हुआ क्या करते हैं कि उसको एक दूसरे को देखकर डाल देते हैं। ये बड़ा नेचुरल है। हम कहते हैं कि जब तक आपने बाद में, एक्चुअली क्या होता है, एक तो स्टेज होती है रिप्रोडक्टिव, एक होती है वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव का मतलब है आपकी वनस्पतिक वृद्धि होती है। जो वनस्पतिक वृद्धि है हमने सिर्फ उस वक्त तक डालना है, अमूमन हम कहते हैं कि हमने खाद में जब तक टिलिंग पूरा फुटाव होता है ना, 45-50 दिन के आसपास तक फुटाव होता है, हद से हद सेकेंड इरिगेशन तक हमने अपना सारा का सारा जितना खाद है, जो रिकमेंडेशन है हमारी खाद की, वो डाल देनी चाहिए। लेकिन कुछ किसान भाई कुछ करते हैं बाद में भी देखते हैं भाई यार ये पीली ही लग रही है, थोड़ा खाद और डाल देते हैं। वो समस्या है, वो गलत बात है। हर एक की कैपेसिटी है खाने की भी, चाहे वो इंसान हो चाहे वो पौधा हो। तो उसके लिए एक्चुअली वानस्पतिक वृद्धि से जब रिप्रोडक्टिव वृद्धि की तरफ चलता है पौधा, अगर दोबारा से आपने उसमें खाद डाल दिया तो दोबारा से वो वानस्पतिक वृद्धि की तरफ आ जाता है। तो मेरी नुकसान होता है। मेरा किसान भाइयों से ये है कि जो खाद की बात है वो खाद अपना अमूमन मतलब सेकेंड इरिगेशन तक पूरा कर लेना चाहिए। 1/3 एट सोइंग, 1/3 फर्स्ट इरिगेशन पर और 1/3 आप क्या नाम सेकेंड इरिगेशन तक पूरा कर लेना चाहिए हर हालत में।
ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ एक डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारी खेती पंजाब और हरियाणा की खेती करते हैं, जो पुरानी चली आ रही रीत है वैसे ही खेती की जा रही है, जो वैज्ञानिक नवी तकनीक है, नवे बीज हैं, उनकी तरफ जो किसान है वो उसको कितना अडोप्ट कर रहे हैं अभी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, हमारे जो निदेशक हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, उनका एक बड़ा विजन है। वे हमने नई किस्म के बीज को कैसे लोगों में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, उसका उन्होंने एक सिस्टम बनाया। सीड पोर्टल हमने अपना, जो हमारी IIWBR की वेबसाइट है ना, उसके ऊपर हमने सीड पोर्टल बना दिया। और उस पर डॉक्टर साहब ने क्या किया कि एक लिमिट कर दी, वे 5 किलो बीज से ज़्यादा हम किसी को नहीं देंगे। उसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारा बीज नई किस्म का, जैसे 303, उसके बाद 327, 332, इन बीजों की मारी तो होगी। हमारे डायरेक्टर साहब ये नहीं चाहते कि ये बीज किसी एक दो बीज वाले के पास पहुंचे, वो चाहते हैं किसानों के पास जाए, तो हाँ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सीड पोर्टल शुरू कर दिया। सीड पोर्टल में क्या किया भाई, एक आधार कार्ड में हम 5 किलो देंगे, तो इससे थ्रू आउट इंडिया जिसको भी बीज चाहिए हम हर एक जगह, मतलब वेबसाइट पे क्या हर एक जगह प्रचार प्रसार कर देते हैं कि अमूमन सितंबर के 15 सितंबर के आसपास हमारा पोर्टल खुलेगा सीड का, और जिस भी किसान भाई को सीड चाहिए सिंपली उस पर पोर्टल पे अपना उसको लोड कीजिएगा, मेरे को एक आधार कार्ड है 5 किलो। इससे क्या होगा कि जो हमारी नवीनतम किस्में हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, एक्चुअली क्या है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया किस्में हैं, और जो फर्जी कंपनियां भी होती है ना, वो गलत बीज भी दे देती है किसानों को। वह कह देती है 303 का बीज है, जबकि वो होता नहीं है। उससे क्या है, होता है जो नई वैरायटी आई उसका भी नुकसान, साथ में किसान भाइयों का भी नुकसान। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने अपने विजन से ये सोचा कि क्यों ना मैं एक बिल्कुल प्योर बीज किसानों तक पहुँचाऊँ, तो उस सिलसिले में उन्होंने सीड पोर्टल को शुरू कर दिया। ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक और कर रही है, अपने अगर ध्यान हो, ये शायद इफको को उन्होंने दिया है मेरे ख्याल में, ये ड्रोन वाला। इसमें बड़ा सिंपल बात, ड्रोन किस लिए लेके आए हैं ये, वे जो लेबर अब आजकल कम होगी, सबको पता है लेबर की अवेलेबिलिटी कम है, तो स्प्रे के लिए खासकर अभी तो शायद बायो फर्टिलाइजर या अभी उस पर लिमिट है, एग्जैक्ट मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइसेंस देने शुरू कर दिए हैं। जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर होते हैं ना, ऐसे ही आपके जो ड्रोन हैं उनके भी एक सेंटर मिलेंगे, उनको कंसेशन मिलेगा। शायद वो ड्रोन हो सकता है 4 या 5 लाख में किसान भाई, जो एक ग्रुप होता है अपना, उसको मिल जाएगा, वो ऑपरेट करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग देगी, भाई आपने कैसे कैसे इसको ऑपरेट करना है, लाइसेंस दे देंगे वो उनको। उससे क्या होगा कि आप देखेंगे तो सारा 10 लीटर पानी भी नहीं लगता उसमें, हो सकता है 1 लीटर पानी में वो 1 एकड़ का स्प्रे कर देते हैं। तो जो हमारा सिनेरियो है, जब हम कहते हैं ना भाई आपने 150 से 200 लीटर पानी लगाना, वो सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। उसके ऊपर हमारा काम शुरू है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। भाई हमने क्या डोज रिकमेंड करनी है, क्या सिस्टम होना चाहिए, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक ये टेक्नोलॉजी किसानों के पास आ जाएगी, और किसानों को दर ये नहीं भटकना भाई लेबर नहीं है। सिंपली कस्टम हायरिंग वाले के पास गए, भाई मेरा ये एरिया है, इसमें आपने स्प्रे करना है, 5 मिनट में स्प्रे करके आपका ड्रोन वापस नीचे आ जाता है। तो कहने मतलब है, आज के दिन कृषि में बड़ा बदलाव आया हुआ है, और हमने जब तक नई तकनीक के साथ नहीं जुड़ेंगे तो पूरा फायदा, पूरी पैदावार हम नहीं हार्वेस्ट कर सकते, ये ध्यान रखना है। आपके कहने का मतलब है आने वाले समय में जो एग्रीकल्चर है वो प्रॉपर एक बिजनेस का जो बिजनेस मॉडल तो बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के सफल होने के लिए बिजनेस मॉडल बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे हमारे पास हमने यहाँ 303 का बीज दिया, 187 का बीज दिया, ठीक है ना, मान लिया मेरे पास है, तो इसको जैसे ना हम फार्मर फील्ड पे गए, बहुत बढ़िया, मतलब उन्होंने वीड सारे बाहर थे, रोगिंग की हुई है उसने, तो वो एज ए सीड भी आगे उसको बेच सकता है, एज ए बिजनेस भी कर सकता है, ठीक है ना। और उसको मान लिया सोशल सर्विस भी कर सकता है। सोशल सर्विस कैसे कर सकता है, भाई मेरे पास फला वैरायटी का बीज है, मान लिया किसी के पास 1 एकड़ है, तो वो क्या है, मेरे पास मान लिया 70 मन मेरे पास है, इसका 187 का बीज है या 303 का बीज है, तो अपने एटलीस्ट अपने गांव में अपने साथियों को कहेगा भाई तू इसके बदले में मेरे को सिंपल दे दे, ये ले ले। एक ये सोशल सर्विस भी हो सकती है। तो एक दूसरे से प्रेम प्यार बढ़ेगा, वही स्वास्थ्य के लिए मतलब रिक्वायर्ड है, वही हमारे समाज के लिए ज़रूरी है। एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों के बीच है, किसानों के बीच है, डिस्ट्रीब्यूशन भी जो बीज की हो जाएगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए बहुत समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज क्या देना चाहेंगे पंजाब के किसानों को? मेरा यही मैसेज किसान भाइयों को कि वो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि से संबंधित कोई भी संस्था है, आप उनसे मिलिए, उनसे मिलकर काम करिए, आपकी हर समस्या का समाधान उनके पास है।
तो इसलिए किसान भाइयों से मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि वो कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि की विभिन्न संस्थाओं से मिलकर चलें और नवीनतम तकनीकों को अपनाएं और अपना फायदा बढ़ाएं। सो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत श्री अकाल सर, ਸਤਿ धन्यवाद। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬੀ ਪਿੰਡ ਬਡਾਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ DBW 187 ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀ ਉਹ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੀਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੱਲੀ ਭਾਰੀ ਆ, ਝਾੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਆਈ ਆ। 50% ਅੱਧੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਆ ਉਹ 28 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ? ਝਾੜ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤ ਆ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਖੇਤ ਆ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਫਸਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਸੀਗੇ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਏ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ 50% ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜੀ ਕਮਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਵੀਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਡਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਜੀ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਲਾਹਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੀਬੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਣਕ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਆ? ਪੂਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਸਕੂਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੜਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬੰਡਾਲਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਥੇਰੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਅਮਨ ਤਾਂ ਹਜੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚਾਹੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਣਕ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਪਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜੀ, ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੈਕੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 187 ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ 303 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸੀਡ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ, ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ 'ਚ ਲਾ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ 100% ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਫੀਡ ਸਕੂਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਟੀਮ ਮੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਫੀਲਡ ਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ, ਪੁਸ਼ਤਾਬੰਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।